मैं नहीं जानता हूं कि आज के इस समारंभ पर कितने लोगों का ध्यान होगा। हम अगर वाइब्रेंट समिट करते हैं, 1.5 दिन का समिट होता है, लेकिन साल भर अखबारों में उसकी फोटो छपती रहती है, टीवी में दिखाई देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये प्रयास है। जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को एक्सपोजर मिले, विकास का अवसर मिले, देश और दुनिया में हैंडीक्राफ्ट का मार्केट क्या है, किस प्रकार से उसमें बदलाव आ रहे हैं, पूरे अर्थरचना में वे अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इन सारे विषयों का किसी एक मंच पर, किसी एक समारोह में चिंतन मनन हो और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास हो। हिंदुस्तान से करीब 19 राज्यों से भी अधिक राज्यों से इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आए हैं। ये सही है कि लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, एक जगह पर आप लोग जो चीजें बनाते हैं उसको बेचने का एक अवसर मिलता है, लेकिन इस सप्ताह भर के इस कार्यक्रम को हम सिर्फ हमारा माल बिक जाए, हमें एक बाजार मिले, हमें कम समय में ज्यादा ग्राहक मिल जाए, इतने सीमित उद्देश्य से इस प्रयास को नहीं देखना चाहिए और न ही उतनी सीमित सोच के साथ हमने इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आवश्यकता यह है कि सामान्य रूप से हम देखें, हस्तकला से जुड़े हुए व्यक्ति का महात्म्य क्या है, वो शख्सियत क्या है। पुराने इतिहास की घटनाएं हमने सुनी है, पढ़ी है, उसमें आता है कि भाई फलाने राज्य में या फलाने देश में फलानी चीज होती थी और बाद में वो पराधीन हो गए। पराधीन हो गए तो आक्रांताओं ने क्या किया, एक बात कॉमन निकल करके आती है कि एक देश पर विजय पाने वाले दूसरे राज्य वालों ने क्या किया, तो कहते हैं कि सबसे पहले वहां के जो कारीगर होते हैं, वहां जो हस्तकला से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके अंगूठे काट दिए जाते थे।
कभी उनके हाथ काट दिए जाते थे। युद्ध को इससे क्या लेना देना था? विजय प्राप्त करने में यह भी एक पहलू क्यों हुआ करता था? इसका मूल कारण यह था कि ये जो वर्ग है, जो मेहनतकश है, हस्तकला में माहिर है, वो वहां की इकोनॉमी को जनरेट करता था। इतना ही नहीं, उसकी हस्तकला के कारण उस देश की, उस क्षेत्र की पहचान बनती थी, उसका आइडेंटिफिकेशन होता था, उसका ब्रांडिंग होता था। और इसलिए उसे पराजित करना मतलब क्या करना? तो उसके अंगूठे काट लो, उसके हाथ काट लो, ताकि उस पूरी विधा को नष्ट कर दिया जाए और उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था को अपंग बना दिया जाए। उसको जब याद करते हैं तो ध्यान में आता है कि इसका कितना महात्म्य है। अगर आज हम कभी दुश्मन जिसे काट देते थे तो अपनों ने उसको सजा देना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह तय बात है कि यह सामर्थ्य जिसके पास है वो उस देश की, उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। इस प्रकार के जो हस्तकला में माहिर लोग थे, उनको इस प्रकार से काम करने से रोक दिया गया, उनकी भुजाएं काट ली गई, उनके अंगूठे काट लिए गए। दुश्मनों को जितना महत्व इन बात का था, अपनों को उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए। इसलिए सरकार की हमारी कोशिश यह है, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो गरीब से गरीब व्यक्ति को अवसर प्रदान होना चाहिए। सरकार रोजगार देने की उसकी सीमाएं हैं, और इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जीवन नौकरियों से नहीं चल सकता। वो चल सकता है स्वरोजगार से। अगर स्वरोजगार को जितना बल दिया गया, उतना वो आत्मनिर्भर हो सकता है, आत्मसम्मान के साथ जी सकता है, और छोटे छोटे प्रयासों से वो सामूहिक रूप से पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देता रहता है। उस अर्थ में भी उसका महत्व हमने स्वीकारना होगा। एक दुर्भाग्य रहा, ज्यादातर हमारे यहां हस्तकला ये पारिवारिक संपदा रही है, पारिवारिक परंपरा रही है। बहुत कम क्षेत्रों में परिवार से वो बाहर आती है। परिवार की सीमा ये बन गई है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके सपने बड़े हैं, उसके हौसले बुलंद है, उसको लगता है कि अब मैं क्यों मेरे माँ बाप की तरह लेकर के बैठ जाऊं, दिन में एक आध चीज बना लूं और बेचूं, और क्यों रोजाना मैं कुछ और करूं। और इसके कारण दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते जो नए नौजवान हैं वो उससे खिसक जाता है, और वो उस परिवार की संपदा है, वो उस बूढ़े परिवार के बूढ़े जनों के पास रह जाती है। उनके जाने के बाद वो भी चली जाती है। और इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा काम है कि ये जो कला कौशल्य पारिवारिक संपदा है,
ये जो विधा है वो परिवार उसको आगे बढ़ाता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं बढ़ाता है तो और जगह पे वो कैसे हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कैसे हो। और हमारी ये व्यू रचना होनी चाहिए, वरना क्या होता है वे रोगन पेंटिंग, तो रोगन पेंटिंग वो एक परिवार है वो करता है, पाटन्ना पटोला तो बोले वो एक परिवार है करता है, अब तो परिवार में कोई है नहीं, बच्चे सब पढ़ लिख करके चले गए, अब तो कोई करने वाला है नहीं। अगर यही चीजें होती रहेगी तो अच्छे से अच्छी चीजें भी हमारी वो विरासत नष्ट हो जाएगी। और इसलिए एक आवश्यकता है कि जिस परिवारों में इस प्रकार की विधा डेवलप हुई है उस काम को करने वालों की संख्या कैसे बढ़े। संख्या कब बढ़ेगी, ये कोई हॉबी के रूप में तो होता नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए होता है। और अगर जीवन निर्वाह के लिए होता है तो उससे जीवन निर्वाह की गारंटी तय होनी चाहिए। इस काम से उसका जीवन निर्वाह होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता रहेगा, इस माध्यम से भी वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा कर पाएगा, वो भी अच्छे घर में रहने जाएगा। इसकी गारंटी जब तय हो जाती है तब तो वो उसमें आएगा। हॉबी के लिए आने वाला व्यक्ति शौक के लिए कभी कभार देख लेगा, बना लेगा, 10 लोगों को दिखा देगा, इससे पूरा होने वाला नहीं है। और इसलिए हम लोगों को डाटा कलेक्शन करके मैपिंग करना चाहिए कि सचमुच में पारिवारिक परंपरा के अनुसार ऐसे कितने परिवार हैं कि जहां तक उनकी ही अपनी मालिकी है, उनका ही ये ब्रांड है, उसका रिसर्च करके वे ज्यादा स्टैंडर्ड हो, उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके एक्सपांशन की स्ट्रेटेजी अलग ही होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी वो विधा खत्म ना हो जाए, उसकी चिंता अलग होगी। उसी प्रकार से जो चीजें परंपरागत रूप से चल रही है उससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, जाता है, चलता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पहले के जमाने में आपका जो हैंडीक्राफ्ट था उसका अपने गांव में मार्केट था, जिले में था, तहसील में था, राज्य में था, और कोई कंपटीशन नहीं थी तो कभी न कभी आपका माल बिक जाता था। अगर ईडर के अंदर बेलन बनाने वाले लोग होंगे तो उनके बेलन तो उनकी रोजी रोटी चल जाए उतना मार्केट मिल जाता था। लेकिन अब दुनिया के बाजार में से बेलन आकर के डंप होने लगे हैं, और वो अगर 10 रुपए का बेलन बनाता है और दुनिया के मार्केट से 6 रुपए का बेलन आ जाता है तो ईडर का बेलन कौन खरीदेगा। ये इतनी बड़ी जब चले जा रही है तो हम लोगों के लिए आवश्यक होता है मैन्युफैक्चरिंग के सारे मीन्स बदलना, क्वालिटी अपग्रेडेशन करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, प्रोडक्ट में इनोवेशंस करना, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे बने, ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़े, मटेरियल बेसिक मटेरियल में चेंज आएगा वो कैसे आए। जो चीज कल तक लकड़ी की बनती थी अब हो सकता है प्लास्टिक की बन जाए। यानी ये जब तक इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, और एक छोटा व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, ये राज्य सरकार की मदद से मिल बैठ करके करना पड़ता है, तब जाकर के नई रिसर्च होती है, नई डिजाइनें आती हैं। अब जो लोग बांबू के फर्नीचर बनाते हैं, कोई एक जमाना होगा जब बांबू के फर्नीचर एक ही प्रकार के बन गए होंगे, 50-100 साल चला भी होगा,
लेकिन अब बाम्बू फर्नीचर वाला हर साल अगर नई डिजाइन नहीं लाता है, नया इनोवेशन नहीं लाता है, मार्केट में नई प्रोडक्ट नहीं रखता है, तो उसके लिए टिकना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बाम्बू वाले के लिए बस का रोग नहीं है कि वो डिजाइन करे, वो तो करना पड़ेगा। कोई एनआईटी के नौजवानों को पकड़ के उनका जॉब असाइन करके कहा जाए जरा 50 नई चीजें बनाओ भाई, इनोवेशन करो, तब जाकर के बाम्बू के क्षेत्र में इनोवेशन आएगा और तब जाकर के मार्केट मिलेगा। हमारे यहाँ एक बार हमने जब नया मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने डांग और उस इलाके से हमारे जो बाम्बू के काम करने वाले लोग थे उनको मैंने असम नागालैंड भेजा था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं वहां रहता था पहले, तो मुझे मालूम था कि इस क्षेत्र में उनका बहुत काम है। हम काफी पीछे थे, उनको भेजा, वो सीख करके आए और काफी नए नए इनोवेशंस हो गए। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स शेयर करने की वही व्यवस्था, इसका भी अगर हमारा लिंकेज होता है तो एक जगह पे कहीं इनोवेशन हुआ है तो दूसरी जगह पे उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और हम उसको बल दे सकते हैं। निरंतर इनोवेशन प्रोडक्ट में होना चाहिए, निरंतर इनोवेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, निरंतर इनोवेशन रॉ मटेरियल के बेसिस में होना चाहिए। अगर हम उन्हीं पुरानी चीजों से करते रहेंगे तो बात बनती नहीं है। कभी हम देखे, हम अंबाजी के अंदर या पावागढ़ काली माँ के यहाँ इतने नारियल चढ़ते हैं और बाद में क्या करते थे, तो नारियल से फुटरेस बनाने का काम होता था ज्यादातर लोग। अब बेचारे बहुत कम कमाते थे, या तो सूतली बना, वो धागा बना देते थे, बड़ा उस प्रकार का काम, रस्सा बना देते थे। तो हमने हमारे अफसरों को एक बार लगाया था, उसको भी बहुत साल हो गए। हमने कहा भाई ये नारियल के जो छिलके हैं उसमें से और चीजें क्यों नहीं बनाते हैं। फिर उसमें से गणेश जी बनाने लगे, अंबाजी माता बनाने लगे। और आजकल जो अंबाजी जाता है तो जरूर एक पीस खरीद करके आता है। आए होंगे शायद, यहाँ लगाए होंगे कोई दुकान। कहने का तात्पर्य क्या है कि वही चीज थी, रॉ मटेरियल वही था, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा ट्रेनिंग करें, उसको जरा दिशा दिखाएं, तो उसी को ही करके। हमारे यहाँ कोस्टल एरिया में भी इतना हैंडीक्राफ्ट की संभावनाएं पड़ी हुई हैं। समुद्र की छोटी छोटी चीजों से इतनी बढ़िया चीजें बनती हैं, लेकिन वो भी हम देखें तो हिंदुस्तान के सभी समुद्री तट पर नहीं हो रहा है। वहां जहां तीर्थ क्षेत्र हैं, जहां टूरिज्म सेंटर हैं, वहीं पर ये चीजें होती हैं और ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट गो टुगेदर, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। और इसलिए जिसने भी इसका मार्केटिंग करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसको टूरिज्म के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हैंडीक्राफ्ट का काम होता हो, लेकिन अगर टूरिस्ट सेंटर पर एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा खोल दिया जाता है और हिंदुस्तान में मान लीजिए ऐसे एक 500 टूरिस्ट सेंटर हो, यात्रा धाम हो, जहां पर लोग आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए बड़े मार्केट खड़े कर दिए जाएं, आप देखना कि टूरिस्ट एक सोवेनियर के रूप में भी ऐसी चीजें ले जाता है और उनको गिफ्ट देता है, अपने परिवारजनों को कहता है मैं ये लाया हूं। समुद्री तट पे जाएंगे तो आपको देखा होगा समुद्र की छोटी छोटी छिपलियों के माध्यम से बनाई हुई चीजें वो बांटता है। कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिज्म के साथ हैंडीक्राफ्ट का बहुत सीधा संबंध है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रमोशन करने वाला एक है, हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन करने वाला दूसरा है, और दोनों 2 साल में एक बार भी मिलते नहीं है। सरकारें ऐसी चलती है। अच्छा होता कि टूरिज्म प्रमोशन हो, उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट का भी प्रमोशन हो। आपने देखा होगा गुजरात ने कोशिश की है, हमारी जो खुशबू गुजरात की जो एडवर्टाइजमेंट आती है, उस एडवर्टाइजमेंट में अगर कच्छ देखने गए तो साथ में कच्छ के हैंडीक्राफ्ट को भी मार्केट करने का प्रयास किया गया है, साथ साथ जोड़ा है।
और उसका लाभ मिला है। अभी जो रणोत्सव हुआ, दिसंबर जनवरी में हम रणोत्सव करते हैं, वहीं के जो हैंडीक्राफ्ट बेचने वाले लोग हैं, कोई 100 के परिवार वहां लगे थे। किसी ने मुझे बताया 2 करोड़ रुपयों से ज्यादा का माल उनका 2 महीने में बिक गया। यानी आप टूरिज्म के साथ इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, उसके आधार पर उसकी संभावनाएं पड़ी हुई है। कभी कभार कुछ नए युग के साथ हमें इस जगत के लोगों को जोड़ना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, अगर हम भी इस बार कुछ कर सकते हैं तो, इवन आखिरी 3-4 दिन में भी कर सकते हैं तो, ये जितने लोग आए हैं, गुजरात सरकार की तरफ से उनको रात को या अर्ली मॉर्निंग, जब उनको सुबह लोग होते नहीं हैं, उनको आईसीटी का एक्सपोजर कैसे मिले। कंप्यूटर पे बिठा कर गए, दुनिया में हैंडीक्राफ्ट की वेबसाइट कितनी है, उस वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं, दुनिया कहाँ, ये खोज सकते हैं। फिर वो अपने मोबाइल से भी कर लेगा, उसको आ जाता है, देर नहीं लगती। एटलीस्ट इसके साथ साथ हम 5 दिन एक छोटा सा कोर्स चलाए, और ये सभी कलाकार आए हैं, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, कोई चिंता छोड़ दीजिए, उनको बिठाइए कि देखो तुम्हारे जैसे काम ऐसे करोगे तो मिलेगा। दुनिया के किस देश में होता है, कैसे होता है, देखिए माल कैसे बनता है। हमारे हैंडीक्राफ्ट फील्ड के लोगों को बहुत जितना जल्दी हम ऑनलाइन एक्टिविटी से जोड़ेंगे, उसको एक नया विजन मिलेगा, वो एक नई सोच के साथ काम करेगा, और उसकी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो खोजेंगे। मुझे अभी किसी एक सज्जन ने अगरबत्ती भेजी थी, उस अगरबत्ती के साथ उसने लिखा था, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेरा प्रोडक्ट है, ये अगरबत्ती है, सुगंध तो आती है, धुआं नहीं आता है। उन्होंने मुझे, लेकिन मजा ये है, जब मैंने उसका लिटरेचर पढ़ा तो काफी कुछ वो ऑनलाइन मार्केटिंग करता था। तो मैंने इंक्वायरी की, तो वो सज्जन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको लगा कि मैं ऑनलाइन इसको मार्केटिंग करूं तो मेरा, और उसको काफी बाजार मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी चीजों को कैसे दुनिया के सामने ले जाएं। हमारी इस पीढ़ी को जो इस काम को करते हैं, उनको हम जितना जल्द कंप्यूटर से भी बनाएं, टेक्नो से भी बनाएं, एटलीस्ट उसको देखें। और मैंने कुछ लोग देखे हैं, बुच में मुझे पाटन जिले के कोई कलाकार मिले थे, उनके जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके, लेकिन वो उसी व्यवसाय में गए, और पूरा डिजाइनिंग वो कंप्यूटर पर करते हैं। हैंडीक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो प्रोडक्शन बनाते हैं, वो कंप्यूटर डिजाइनिंग करते हैं। यानी इस क्षेत्र के लोगों को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी काफी मदद कर सकती है। हम लोगों का प्रयास रहे, और मैं तो चाहूंगा यहीं से हम शुरुआत करें कि उनको टेक्नोलॉजी से परिचित कराएं, प्राइमरी नॉलेज हो, फिर उसमें मन में जिज्ञासा जगेगी कि मैं मेरे मोबाइल फोन से जरा देखूं तो सही दुनिया क्या चल रही है, वो ढूंढेगा। हैंडसेट के माध्यम से वो अपने आप को विस्तार करने लग जाएगा, उसको करेगा। दूसरा है, हैंडीक्राफ्ट के लिए ब्रांडिंग चाहिए। बिना ब्रांडिंग को ग्लोबल मार्केट को हम कैप्चर नहीं कर सकते। इसके लिए कोई न कोई कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, कोई बड़ा नाम एक लॉन्च करना चाहिए। हर चीज के साथ उस नाम अगर जुड़ता है तो वो बनाने वाले हजारों जगह पे हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड नेम एक हो सकता है, उसके कारण ग्लोबली उसकी ताकत बढ़ती है। दूसरा, ये जो चीजें बनाते हैं ना, वो भले भाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, शाम का रोजी रोटी कमाते हैं। उसी चीज को दुनिया जो भाषा समझती है, उस भाषा में हम रख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक चेयर बनाई और अगर उसने वहां लिख दिया बढ़िया ढंग से, सच्चा लिखना चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए,
लेकिन कहे कि इस चेयर पे बैठने से हेल्थ व्यू पॉइंट से इतने इतने फायदे होते हैं, इसकी रचना ऐसी है तो कमर ऐसी रहती है, कमर ऐसी रहती है तो फायदा इतना होता है, उसके कारण बुद्धि तेज चलती है, उसके कारण अगर ठीक से ऐसा पैम्पलेट बना दे रिसर्च करके, आप देखते होंगे इन दिनों जापान की एक चेन बहुत बिकती है, बहुत मार्केट है उसका। क्या है तो उन्होंने लिखा है अपने पैम्पलेट पे कि चेन है जो पूरे दिन शरीर को एनर्जी देती है। चेन के अंदर जितने मेटल्स हैं उस मेटल की अपनी एक विशेषता, किसी ने रिसर्च किया लेने वालों को नहीं करता है, कम से पढ़ करके वो लगा देता है तो उसको पहन करके घूमता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इन चीजों में जिसमें हो इसका ये महात्म्य है, ये महात्म्य हम इसके साथ जोड़ें, दिखने में अच्छा हो, घर का कोना संभाले, ऐसा नहीं। जैसा किसी ने वो एक आता था पिरामिड टाइप, बोले घर में रखते हैं तो घर में बहुत बड़ा सुख आता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ आता था, मुझे मालूम नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा। उसका मार्केटिंग हो गया, काफी माल बिक गया उसका। हम अंधश्रद्धा की बात के पक्षकार में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जिन चीजों में ताकत है, जो सचमुच में प्रूवन है और टेक्नोलॉजिकली कुछ चीजें प्रूवन है, उन चीजों को हम कैसे मार्केट करें इसके साथ। हमारी प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जगत में एक बहुत बड़ा क्लास है। कुछ लोग तो इतने एक्सट्रीम होते हैं कि अगर वो बंबू की चेयर ले और हम कहें कि बंबू ऑर्गेनिक है, अब खाना तो है नहीं बंबू को, नहीं फिर भी उसको अच्छा लगा, अच्छा ऑर्गेनिक बंबू है ले लो। जब पंडित नेहरू थे तो आयुर्वेद के लिए एक हाथी कमीशन बैठा था, और उस हाथी कमीशन को काम दिया गया तब हमारे आयुर्वेद का प्रमोशन कैसे हो, आयुर्वेद इतनी बढ़िया विज्ञान हमारा ये नष्ट होता जा रहा है, उसकी चिंता कैसे करें। तो हाथी कमीशन का जो रिपोर्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस हाथी कमीशन के रिपोर्ट के बिगिनिंग में लिखा है कि आयुर्वेद अच्छा है, बुरा है, उपयोगी है, नहीं है, उसके तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेद के पैकेजिंग की। ये जो पुड़िया वाला खेल है वो लंबे दिन नहीं चलेगा। थैली भर में पत्तियां ले जाओ और उबाल करके फिर पियो तो कौन करेगा, उसको रेडीमेड चाहिए, पैकेजिंग चाहिए। और हाथी कमीशन ने सबसे बड़ा आग्रह किया था कि जितना बढ़िया पैकेजिंग होगा उतनी आयुर्वेद की बिक्री की संभावना है। हमारे हैंडीक्राफ्ट में भी हम लोगों ने इस विषय पर अलग से सोचने की आवश्यकता है कि उसका पैकेजिंग कैसा होगा। पैकेजिंग के काम में भी हैंडीक्राफ्ट को डेवलप किया हो, नॉट नेसेसरी कि किसी कंपनी से हम पैकेजिंग मटेरियल लाएं और उसमें फिर एक गुड़िया रखें, नहीं, उसके पैकेजिंग को भी उस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। बिना पैकेजिंग को, बिना ब्रांडिंग को, बिना मार्केटिंग को और बिना कनेक्टिविटी को, जो क्लाइंट है उसके साथ कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ अनुकूल होना चाहिए। आप उसको एक लकड़ी की भी टुकड़ी दो और उसके समझाओ कि रात को गद्दे के पास सो करके रखने से ये स्मेल आती है, तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी, वो कहेगा चलो यार ले लो, 10 रुपए की है, क्या है। फिर घर जाकर के 10 रुपए के कारण भी सुगंध वैसे भी आती है। ज्यादातर हम लोग इस विषय में बहुत पीछे हैं, और पीछे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र में हम जितनी मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए हम बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। इस दिशा में भी अच्छे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर हैं, एनआईटी के स्टूडेंट हैं, फैशन डिजाइन के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, इन सबको भी कभी कॉमन प्लेटफॉर्म पर वर्कशॉप करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से जुड़ा हुआ विषय है।
अब आर्किटेक्चर कॉलेज जितनी है या जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए कि तुम्हारे के दिमाग में फिट करो कि भाई तुम जो फर्नीचर लगाते हो कम से कम एक कोना तो हैंडीक्राफ्ट का होना चाहिए। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र वालों को भी पढ़ाओ। अगर तुम 1000 रुपए का सजावट करते हो 50 रुपए की तो हैंडीक्राफ्ट वाली करो। तुम यहां पर ये लगाओगे देखो, हमने उसको प्रमोशन नेचुरल वे में करना चाहिए। 5 स्टार होटल है तो उसको कहें भाई तेरी 10 मंजिला होटल है, कम से कम 1 मंजिला होटल तो तुम टोटली हैंडीक्राफ्ट वाली बना दो और उसका मार्केटिंग करो कि जिसको ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर वाले कमरे में रहना है 200 रुपए ज्यादा किराया लगेगा, ये कमरा होगा। हम एक ही चीज को कितने प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं, हम कितने आग्रह से कर सकते हैं, इस विषय में हमें जितना ध्यान देना चाहिए। मेले लगाते हैं, लोग आते हैं, जिनकी रुचि है, नई नई चीजें होती है, ले जाते हैं, वो एक रास्ता है। लेकिन एक परमानेंट प्लेसमेंट वो उसको कैसे मिले। और आज एनवायरमेंट फ्रेंडली लिविंग की बात हर एक के गले उतरती है। हमारी हर प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बात हम करें। और एक महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंशियल इंक्लूसिव व्यवस्था। जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंकिंग सेक्टर को लिए कंपलसरी करना चाहिए। बैठो इनके साथ, उनका मेला लगा है, देखिए ये इतना प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी, इतना मार्केट है, उनको फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए। दुनिया के बाजार में हैंडीक्राफ्ट हिंदुस्तान का बहुत बड़ी मात्रा में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दरवाजे बंद है, पहुंचने की आवश्यकता है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण पहुंचना मुश्किल नहीं है और हम उसको अगर पहुंच पाते हैं, मुझे विश्वास है मित्रों कि हम हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ग्लोबल पोजीशनिंग कर सकते हैं। और हमारा मकसद रहना चाहिए ग्लोबल पोजीशनिंग का। सिर्फ हम हमारे यहां 200 रुपए का माल बिकता था 2000 का बिके, इस मकसद से काम नहीं कर सकते। हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, तो सब नीचे की चीजें बदल जाएगी। और उस बदलने की शुरुआत इस प्रकार से इवेंट से होती है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप यहां आए हैं, आपके सारी जो भी आपकी परंपरागत हस्तकला है उसके नमूने लेकर के आए हैं। जरूर अहमदाबादी लोग, अगर आपने अहमदाबादी को माल बेच दिया ना, दुनिया में कहीं पर भी बेच सकते हो। और मुझे विश्वास है कि आप बराबर बेच करके जाओगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।